गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ई कॉमर्स को लेकर डिस्कशन करेंगे जो इंडिया में चेंजेस आ रहे हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो ट्रेंड्स होते हैं ई कॉमर्स के वो भी जानना जरूरी है अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं तो। जैसा हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जो मेरे मेन वीडियोस होते हैं वो आपका मेन फोकस होता है उन वीडियोस का कि आपको ई कॉमर्स में जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उसमें आप लिस्टिंग अच्छे से कर सके, ऑर्डर ग्रो करवा सके अपना बिना ऐड के या कम से कम ऐड में। तो इन सब चीजों को समझने के लिए जो करंट ट्रेंड्स होता है जिससे आप कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शंस बना सकते हैं, इन चीजों के लिए आपको करंट ट्रेंड का पता होना चाहिए, राइट। तो इसी को फोकस करते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरीके से इंडिया में ई कॉमर्स ने अपने आप को चेंज किया है। किस तरीके से पहले आप ऑफलाइन स्टोर खोल के ज्यादा खुश रहते थे और आज के टाइम पे ऑफलाइन स्टोर और शॉप वाले मैक्सिमम उनके पास इतना काम होता नहीं है जितना ऑनलाइन ई कॉमर्स के लोग बिजनेस कर पाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। डिस्कशन करने के बाद आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि अभी करंटली क्या हो रहा है और फ्यूचर में किस हद तक ई कॉमर्स ग्रो कर सकता है। ये डेटा या ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है, बट कुछ हद तक आपको आइडियाज मिलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का टॉपिक ही है, जो हेडिंग है वो है द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। आप सब इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जब आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ये फैक्ट्री या इस टाइप का जो ट्रेंड है या ये जो सेक्टर है वो ग्रो करे। जब तक ये सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, आप, मैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स में जुड़े हुए हैं उनका ग्रो करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहला जो टॉपिक मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो द राइज ऑफ डिजिटल इंडिया। अब इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आज आप ई कॉमर्स देख रहे हैं वो हमेशा से रहा है। एक समय ऐसा भी था कि जो इंडिया के अंदर आप इंटरनेट यूज करते थे वो पर केबी का आपको पेमेंट करना पड़ता था। आप डेटा तो छोड़ दो, एमबी वगैरह की, जीबी की तो बात अब हम करने लगे हैं। पहले पर केबी की भी पेमेंट करनी पड़ती थी आपको। एक ऐसा टाइम भी था कि आप 35 रुपीज का रिचार्ज करोगे तो 35 एसएमएस करने का ऑप्शन आपको मिलता था। मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। जो अभी आजकल जो नए बच्चे हैं, 13-14 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, उनको ये सब नहीं पता होगा। लेकिन जो हमारी एज के हैं या हमसे पुराने लोग हैं वो ये सब चीजें समझते हैं। किस तरीके से इंडिया में एकदम से एक क्रांति की तरह पूरा डिजिटल चेंज हुआ, खासकर जब जियो मार्केट में आया और पूरा डेटा का सेक्टर ही चेंज कर दिया। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रैपिड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन फ्यूल्स ई कॉमर्स ग्रोथ, राइट। क्या होता है कि जैसे स्मार्टफोन का यूज बढ़ा, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन आ गया, इसकी वजह से ई कॉमर्स बढ़ गया। अब आप ही सोचो कि अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन नहीं हो और वो भी स्मार्टफोन ना हो तो आप कितनी ही शॉपिंग कर लोगे। आप एक छोटा सा सामान खरीदना है, आपको कोई जीन्स खरीदनी है, आप मोबाइल निकालते हो, स्मार्टफोन निकालते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो जो भी है आपके पास, आप एक क्लिक में अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर ये सब मोबाइल फोन पे अवेलेबल नहीं होता तो आप लैपटॉप कंप्यूटर कितनी बार खोलते हैं, विच इज नॉट ईजी। तो जिस तरीके का ग्रोथ अभी आया है मोबाइल फोन की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से, जो स्पेसिफिक एम था मोबाइल फोन या स्मार्टफोन का वो था कॉल्स करने के लिए या इंटरनेट यूज करने के लिए, बट जो सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को मिला है तो वो है मिला है ई कॉमर्स बिजनेस को। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा है जिस तरीके से इंटरनेट का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग इंटरनेट एंड मोबाइल डेटा अफोर्डेबिलिटी, मतलब जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम 100-200 रुपए का रिचार्ज करते थे तो कुछ केबी एमबी मिलते थे। अब आप 199, 249, 349 का रिचार्ज करो, पूरा मंथ आपका फ्री चलता है, डेटा भी फ्री चलता है, कॉलिंग भी फ्री चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो चेंज है डिजिटल इंडिया के लिए, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बेनिफिट भी मिला है। काफी डॉलर्स में बिजनेस ग्रो हुआ है इंडिया का, मिलियन बिलियंस में ग्रो हुआ है। ये सब डेटा का ही देना है, विच इज इंटरनेट, मोबाइल और डेटा, राइट। ऐसे ही जो मिडिल क्लास है, अब किसी भी कंट्री के ग्रो के लिए ना उसका मिडिल क्लास का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो अपर क्लास है वो तो है ही अपर क्लास पे, वो तो जो चेंजेस करेंगे वो सबको इम्पेक्ट करेगा। और जो सबसे लोअर क्लास है उनके पास इतना फंड्स नहीं होता कि वो आपके इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। लेकिन जो मिडिल क्लास है इसका रेशियो ज्यादा होता है, ये लोग ज्यादा होते हैं, नंबर्स ज्यादा होते हैं, इनके पास पैसे भी होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, या तो लोन के अंडर होते हैं, कर्जे के अंडर होते हैं। बट इंडिया में ये जो मिडिल क्लास फैमिली है इन्होंने अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया है और पैसा खर्च करना चालू किया है, डिस्पोज करना चालू किया है पैसे को। पहले की मानसिकता क्या थी? 100 रुपए है तो 90 रुपए बचा लो, 10 रुपए में देख लेंगे, गुजारा कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर देखना है हमें। अब आज के टाइम पे क्या है
कि 100 रुपीज है, 90 रुपीज की आप स्पेंड करेंगे, एक अच्छी लाइफ लाइन जिएंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे आप, और 10 रुपए सेविंग करने की सोचेंगे। तो इससे क्या होता है, जो पैसा आपके अलमारी में पड़ा हुआ था, या तो आप वो इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, 50 चीज है, या तो आप उसको लाइफस्टाइल में, मॉल वगैरह में, बाकी चीजों में यूज करते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में जब पैसा घूमता है तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं उसको। आप सबने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी कंपनी नहीं, मतलब किसी भी कंट्री को ग्रो करना है, तो उसके लिए मिडिल क्लास का इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इंडिया में वो करंटली हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो इतना ज्यादा इंडिया सुपर पावर की तरफ अपने आप को ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी ट्रेंड्स है इंडिया के अंदर, जो जिस तरीके से ये डिजिटल पूरा मार्केट अपने आप को शेप ले रहा है, उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, ई कॉमर्स इतना फेमस इंडिया में कैसे हो गया? क्योंकि पहले आपको याद है कि अगर आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कुछ अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगवाते भी थे, तो उसको आपके घर तक आते आते 5 साल 10 साल, सॉरी 5 दिन 10 दिन, इतने बहुत आराम से लग जाते थे। नहीं होगी तो पैसा ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा तो आप खर्चा कहाँ करोगे? एक लिमिट होती है कि एक लेवल तक आप किसी से कर्जा ले लोगे, किसी से लोन पे ले लोगे, बट उसके बाद तो आपकी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी या आपका एक्सपेंसेस रुक जाएगा। बट जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो उस केस में आपकी अर्निंग और के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। तो वही हो रहा है इंडिया में। सबसे पहले डिलीवरी ऑप्शन फास्ट हो गया, जिसकी वजह से अब लोग प्रेफर करते हैं कि यार मैं जितनी देर में दुकान में जाके खरीद के आऊंगा, उतनी देर में ब्लिंकिट वाला मेरे घर पे दे जाएगा या जेप्टो वाला घर पे दे के चला जाएगा, राइट। अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्लिंकिट जेप्टो पे अवेलेबल नहीं है, तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से 2-3 दिन में घर पे आराम से मंगवा सकते हो। उसके लिए पहले आपको शॉपिंग करनी होती थी, एक दिन पूरा ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ता था, या तो नाइट में जाओ या तो सुबह जाओ। तो ये सारे हेक्टिक्स इजी करके जो मार्केट है, जो ई कॉमर्स है, उसने आपके लिए होम डिलीवरी इतना फास्ट कर दिया कि आपका अब ई कॉमर्स आपको फेमस या आपका फेवरेट होता जा रहा है। दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस कैटरिंग टू स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स एंड नीड। अब देखो, दुनिया में करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो बिक सकते हैं, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन नहीं बिकता है। बिकेगा, 2-4 लिस्टिंग्स आपको दिख जाएगी, 2-4 सेलर दिख जाएंगे, बट जो स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स है, जैसे कि मान लो मुझे पता है कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, चेन्नई, इस टाइप की जो जगह है, यहाँ पे ज्यादा लोग फैशनेबल है, मतलब कुछ ज्यादा ही ये लोग मोबाइल यूज करते हैं, फैशन से अपने को कनेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मार्केट ग्रोथ है वो काफी हाई होगा एज कम्पेयर टू, अगर मान लो मैं यूपी का हूँ या मैं बिहार का हूँ, और बिहार यूपी में भी बहुत मार्केट है, लेकिन मान लो मैं बहुत ही बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल ही पीछे की तरफ है, जहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है, लोग प्रेफर नहीं करते, तो वहां पे ग्रोथ कम होगा। हालांकि वो मार्केट ऐसा है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां के लोगों को और शॉपिंग आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे चलता हुआ बिजनेस का है, तो ये इंपॉर्टेंट जो मेन सिटीज होती है, अब जैसे बिहार का एग्जांपल आप देख लो, बिहार में पटना है, मुजफ्फरपुर है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बहुत आराम से सेल कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा पीछे की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यूपी में देख लो, लखनऊ, ये कानपुर, ये सब ऐसे सिटीज है जहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट लाइव करो स्पेसिफिक एरिया में, आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो इन चीजों पे आपको फोकस रखना होता है, क्योंकि आप एड रन करोगे। अब आप एड ऑल ओवर इंडिया रन कर दो, पता लगे हर जगह से क्लिक्स आ रहे हैं, बट लोग इंटरेस्टेड नहीं है, खरीद नहीं पा रहे। तो आपको देखना है कि आपका कस्टमर किस एरिया में ज्यादा आपको मिल रहा है, कम खर्चे में ज्यादा कस्टमर उसको आप रीच आउट कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है फोकस ऑन पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस थ्रू एआई पावर्ड रिकमेंडेशन। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल, हर चीज में एआई आपको दिख जाएगी। आप शॉपिंग करने जाओ तो जो वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर पूरा एक वो डेमो दिखाते हैं एआई के थ्रू। आपको अगर कोई बाइसाइकिल खरीदनी है, तो उसको एआई पूरा बाइसाइकिल चला के दिखाएगा, आपको पूरा सेटअप करके दिखाएगा। तो एक तरीके से आपको ना उस प्रोडक्ट का लुक एंड फील आ जाता है, आपको जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हाथ में लेके पता लगे कि कैसा है। तो ये एआई एक्सपीरियंस आपको देता है आजकल मार्केट के अंदर। अगर मैं थर्ड स्लाइड पे चलूं, तो इसके अंदर क्या है कि हर इंडस्ट्री में इनोवेशन तो चाहिए ही चाहिए। ई कॉमर्स आज से 10 साल पहले अलग था, 20 साल पहले बिल्कुल ही नहीं था, राइट, या 30 साल पहले तो था ही नहीं। तो उस हिसाब से हर इंडस्ट्री अपने आप को ग्रो करती है। अब आज के टाइम पे क्या है कि जो ई कॉमर्स है उसके अंदर आप देखो, आर्ग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी फॉर इमर्सिव प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, जो हम एआई की बात कर रहे थे, कि आपको प्रोडक्ट का विजुअलाइजेशन इस तरीके से करा देंगे कि आपको लगेगा रियल में आप प्रोडक्ट देख रहे हो या आपके सामने प्रोडक्ट है। आजकल ऐसी ऐसी शॉपिंग वेबसाइट आ गई है जो आपको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे प्रोडक्ट मेरे सामने ही है।
तो आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हो कि ठीक है ऐसे प्रोडक्ट है मैं खरीद लेता हूँ, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है लेकिन मोर और लेस आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है। और आजकल एआई वॉइस भी हो गया है, जैसे कि पूरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वो पढ़ के आपको एआई समझाता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये खासियत है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, आप ये बेनिफिट्स इसके ले सकते हो। क्योंकि कुछ लोग इतना रीड एंड राइट नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए वॉइस टेक्निक भी है। ठीक है। इसी तरीके से जो ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन करते हो, इसकी इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है। मुझे याद है कि आज से 6-7 साल पहले जब मैं एक पेटीएम ट्रांजेक्शन कर रहा था और वो गलती से ब्लॉक हो गया था, मतलब पेमेंट पेंडिंग में चला गया था, वो पैसे मेरे को 3 महीने बाद आए थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। कोई ट्रांजेक्शन आप करो, अगर वो गलती से पेंडिंग में चला गया या फेल हो गया, पैसा उस टाइम कट सकता है, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स वो पैसा आपको वापस रिफंड आ जाता है। तो इससे क्या होता है, एक बायर का, एक सेलर का, इन सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरा पैसा कहीं नहीं जा रहा, अगर कुछ होता भी है तो रिफंड हो जाएगा। तो मैं बेझिझक ट्रांजेक्शन करता हूँ, क्योंकि अगर जहां सिक्योरिटी कंसर्न आ जाए, आप ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कम होने लगता है। तो ई कॉमर्स ने स्पीड के साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखा है, जिसकी वजह से ये बूम आपको इंडिया में दिख रहा है। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्योंकि ई कॉमर्स है तो ऑब्वियसली इसके अंदर काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, नए कॉम्पिटिटर भी आते रहते हैं, जैसे आप लोगों में से कुछ लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे। तो आप लोग क्या है, जो पुराने प्लेयर्स हैं इस मार्केट में ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, उनके लिए आप थ्रेट्स हैं। क्योंकि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी ला सकते हो कि उनका प्रोडक्ट पिट जाए या कम हो जाए उनके ऑर्डर, आप उनके ऑर्डर भी खा सकते हो। क्योंकि जो पुराने बंदे हैं वो तो एक तरीके से बेचते ही जा रहे हैं, जो नया आ रहा है बंदा वो अपना एक नया ट्रिक लेके आ रहा है, हो सकता है उसकी ट्रिक ज्यादा अच्छी काम कर जाए, उसका ऑर्डर ज्यादा अच्छे आने लग जाए। राइट। तो ये एक थ्रेट तो होता ही है, हर इंडस्ट्री में होता है। लोकल शॉप में भी है, आपकी दुकान चल रही है ऑलरेडी, बगल में एक और किराने की दुकान खुल जाए या जिस चीज की भी दुकान खुल जाए, तो कहीं ना कहीं कस्टमर बढ़ जाते हैं। तो ये एक थ्रेट है, इसको हम चैलेंजेस भी बोल सकते हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस इन रिमोट एरियाज। ये प्रॉब्लम आती है, अभी भी कुछ रिमोट एरियाज है जहाँ पे कुरियर नहीं पहुंच पाता या इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक नहीं हम सेटअप कर पाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, जो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब कंट्री डेवलप होता है तो ये कम होने लगता है। बिल्कुल ही एलिमिनेट तो नहीं हो सकता, बट बहुत हद तक कम हो जाता है जब आपकी कंट्री, आपका स्टेट ग्रो करने लगता है। फिर इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन रैपिडली डिजिटलाइजेशन लैंडस्केप। अब हमने डिस्कशन किया कि हाँ, सिक्योरिटी बढ़ गई है, बहुत कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आज के टाइम में फ्रॉड्स उतनी तेजी से बढ़ गए हैं। राइट। तो ये इंश्योर करना कि फ्रॉड कम हो, लोग की सिक्योरिटी ज्यादा हो, लोग को ट्रस्ट ज्यादा हो, ये सब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। अब जैसे कल हमने दुकान रोड वीडियो पे जो डिस्कशन किया था, जो नया मर्चेंट है, जो नया मार्केट प्लेस है, जो फ्लिपकार्ट और मीशो की तरह या शॉप्सी की तरह काम करता है, वो क्या है, एक नया इंडस्ट्री है, एक नया सप्लायर है या नया प्लेटफॉर्म है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेब्लिश्ड के लिए थ्रेट है। उनको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा सही हो कस्टमर्स का या सप्लायर्स का, उसके बाद उसको कुरियर का सब कुछ देखना है। तो ये सारे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी नए के लिए भी है और पुराने सेलर्स के लिए भी है। ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी फ्यूचर तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि इंडिया के अंदर हम लोग ये मान के चलो कि ग्लोबल ई कॉमर्स हब बनने वाले हैं। पूरा वर्ल्ड इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। सिर्फ इंडिया ही इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया इंडिया में आके फैक्ट्री लगाना चाहती है, इंडिया वालों के साथ बिजनेस करना चाहती है। चाइना से हम थोड़े टाइम के लिए ट्रेड रोक देते हैं तो वो बाकी सारे पैंतरे आजमाने लगते हैं कि दोबारा ट्रेड कैसे स्टार्ट हो। तो इंडिया इज इम्पोर्टेंट। इंडिया एक हब बनने वाला है, कुछ हद तक बन भी गया है। हम अगर किसी चीज पे ना कह देते हैं तो दूसरे ग्लोबल कंट्रीज को उसको हाँ करवाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी है, बट इंडिया एक डेवलपिंग और बहुत फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ के अंदर लेबर और आपको जो है स्किल्ड लेबर बहुत इजीली मिलते हैं और बल्क क्वांटिटी में मिलते हैं, जिससे कंट्री को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। उसके बाद इनोवेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस तो सबसे हॉट टॉपिक है, आपको पता ही है, ये जरूरी है। और कस्टमर एक्सपीरियंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार किसी को प्रोडक्ट बेच दोगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट सही नहीं है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं दी आपने, तो नेक्स्ट टाइम आपसे परचेज नहीं करेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना है, आप नहीं तो कोई और सही। ठीक है। तो कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेस एंड कंज्यूमर्स टू ओवरकम चैलेंजेस। अब जिस भी कंट्री में आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो, उसके अंदर वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के कस्टमर्स, वहाँ के सप्लायर्स, इन सबसे आपको एक पॉजिटिव कनेक्ट बना के चलना होता है। आप एंटी गवर्नमेंट रूल्स लेके नहीं किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो, या एंटी सप्लायर्स, आप किसी के अगेंस्ट होके बहुत दिन तक काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सही हो और कुछ टॉपिक्स आपके सही हैं तो आप उसके लिए फाइट कर सकते हो, बट आप टोटली अगेंस्ट किसी भी चीज के होके आप कोई काम किसी भी कंपनी या कंट्री में नहीं कर सकते हो।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, मैंने सोचा कि आप लोग को हर वीडियो में यूट्यूब के डिस्कशन होती है, हमारा फ्लिपकार्ट के बारे में डिस्कशन होता है, मीशो का डिस्कशन होता है, बट ट्रेंड्स का भी डिस्कशन जरूरी है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और नए वीडियोस मैं जल्दी ही अपलोड कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको बहुत सारे हिंट और ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आपका ऑर्डर ग्रो बहुत ही फास्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।